So we'll start with JEE NEET preparation of magnetic effects due to electric current. As usual, starting में कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, but then धीरे धीरे gradually the speed will the level will increase. तो पहला क्वेश्चन based on Biot-Savart law or Ampere's law, energy in a current carrying coil is stored in the form of magnetic field, of course. तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं ना, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग दे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन, अ वायर ओरिएंटेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. हमारे पास एक वायर है विच इज ओरिएंटेड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. कैरी द करंट ईस्टवर्ड. उसमें करंट ईस्टवर्ड है. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द साउथ ऑफ द वायर इज. अभी थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं, तुम ड्रॉ वर्टिकल प्लेन पे करते हो. तो फॉर एग्जांपल अभी जहाँ मैं देख रहा हूँ दैट इज ईस्ट, क्योंकि सनराइज वहाँ से होता है. मेरे पीछे जहाँ तुम देख रहे हो दैट इज साउथ. साउथ में वेस्ट, ईस्ट एंड देन यू हैव वेस्ट. 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज इज साउथ. पक्का. हमारे पास एक वायर है, द वायर इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. द वायर इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, और करंट इज फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स. ईस्टवर्ड्स. तो हम फील्ड फाइंड कर रहे हो टू द साउथ, टू द साउथ. तो आपको डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन कैसे मिलता है? विच रूल? राइट हैंड थंब रूल. इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड such that thumb is outstretched, fingers are curled. बराबर. थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट. तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट था ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स. और इसके इस साइड पे साउथ है, वहाँ पे नॉर्थ है. तो मुझे बताओ साउथ में फिंगर्स आर पॉइंटिंग वेयर? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउन. ऑप्शन ए. सिंपल सा क्वेश्चन है. What about north? Vertically upward. Next question. For the magnetic field to be maximum, magnetic field to be maximum, due to small element of current carrying conductor, small element, Biot-Savart law, at a point, the angle between the element and the line joining the element to the given point must be 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने देखा था व्हाट वी हैव सीन इज, अगर मेरे पास एक लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट, इमेजिन हमको इस लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ पे फाइंड करना है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंट से एलिमेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर तक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको आर बोल देते हैं, और दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा. जो इस केस में 90 बन रहा है, पर अगर 90 नहीं होता तो क्या होता? सम एंगल थीटा. Right, the current to the conductor element was I, the length of the element was dl, and according to Biot-Savart law, magnetic field is mu0 by 4 pi I dl sin theta by r square. But theta अगर मैक्सिमम हुआ मतलब कितना हुआ? 90 हुआ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. बराबर. बट थीटा अगर 90 हुआ, if theta is 90, if theta is 90, then magnetic field is maximum. क्योंकि magnetic field डिपेंड किस पे कर रहा है? sin theta पे. करंट तो कांस्टेंट है, dl कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो हो गया 90 p. सिंपल. when will be the minimum? हमने स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किया, वो 2 सेक्शन थे स्ट्रेट, बीच में एक सेमी सर्कुलर आर्क था 0 और 180 के लिए. बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है 0 एंगल के लिए और 0 होती है 180 के लिए. तो व्हेन विल बी द मिनिमम फॉर 0 एंड 180? व्हेन विल बी द मैक्सिमम? 90 और 270. ठीक है, 90. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स. अगला क्वेश्चन, ये भी जोक है. Biot-Savart law indicates that the moving electron with velocity v bar produces a magnetic field v bar such that
Biot-Savart law indicates that the moving electron velocity v bar produces a magnetic field v bar such that v bar is perpendicular to v bar, v bar is parallel to v bar. It obeys inverse cube law. No, it does not obey inverse cube law. It is along the line joining the electron and the point of observation. No. ये तो लिखा मैंने अभी. बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या था? What is the vector form of Biot-Savart law? mu0 by 4 pi I dl bar cross r bar upon r cube. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लेंथ एलिमेंट को परपेंडिकुलर है क्योंकि dB बार डिपेंड्स ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड r. अब लेंथ एलिमेंट के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि वो कंडक्टर से पास हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो जिस डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है. तो फिर b बार इज परपेंडिकुलर टू dl बार, मतलब परपेंडिकुलर टू v बार. सिंपल. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले 5-6 क्वेश्चन देयर इज नथिंग टू सॉल्व, उसके बाद है सॉल्व करने ऐसा. A steady electric current is flowing through cylindrical conductor. Cylindrical conductor मतलब is like a wire. The magnetic field in the vicinity of the conductor is zero. कंडक्टर के आसपास में magnetic field zero होता है क्या? What is the magnetic field due to a long straight wire? Formula mu0 by 4 pi 2I by r. तो zero तो नहीं होता. The electric field in the vicinity of the conductor is non-zero. The magnetic field at the axis of the conductor is zero. Yes. क्यों? बताता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है. लेट अस टेक अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर. सिलेंड्रिकल कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए तुम कौन से लॉ का यूज करते हो? बायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ. ये हो गया एक्सिस. दिस इज एक्सिस. ठीक. गुड. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अलोंग द एक्सिस एट द एक्सिस, दो तरीके हैं सोचने के. एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है mu0 by 4 pi 2I by r. एक तो ऐसा बोल सकते हैं. या दूसरा यू कैन थिंक ऑफ एम्पियर्स लॉ. इंटीग्रेशन b bar डॉट dl बार इक्वल्स टू mu0 I enclosed. ऐसा भी सोच सकते हो. तो बताओ व्हाट विल बी द आंसर. करंट एनक्लोज जीरो होगा ना एक्सिस पे. करंट जब पास होता है तो करंट वायर के मटेरियल से पास होता है. यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ. दिस इज हाउ द चार्जेस फ्लो एट द एक्सिस. करंट एनक्लोज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो थोड़ा सा तुम्हारा बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा. व्हेन यू टॉक अबाउट अ वायर, करंट इज, लेट अस से करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. करंट फ्लो होना मतलब कौन फ्लो होना? चार्जेस फ्लो होना. यस और नो? चार्जेस फ्लो होना. तो वायर के क्रॉस सेक्शन में चार्ज हर जगह से जा रहा है. और अगर मुझे बोला होगा कि फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट आउटसाइड, तो हम लोग क्या करते हैं? हम देखते हैं कितना करंट एनक्लोज हुआ है. करंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस. बराबर. अलोंग द एक्सिस अगर मैं लूप ड्रॉ करता हूँ, एम्पिरियन लूप, बराबर, तो द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल लूप इज नेग्लिजिबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम द एक्सिस टू द सर्कमफरेंस वाला पार्ट. तो यहाँ पे करंट फ्लो ऑलमोस्ट जीरो है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? जीरो. तो चेक करो, ऑप्शन सी होना चाहिए. दे शुड से ऑप्शन सी. हाँ कि ना? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर शुड बी जीरो. इट इज बिकॉज कि एक्सिस में चार्ज ऑलमोस्ट नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर सी. पक्का श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो.
मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला बता देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो यूज़ करना। अदरवाइज ये क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में अगर अटक गए तो गए। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फिगर शोज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू, दो सेक्शन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब मेरे पास वायर है, उसके लेंथ के अक्रॉस कट कर रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और एक होता है वायर को परपेंडिकुलर कट करना, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है वायर का, ऑफ अ hollow cylindrical conductor with inner radius r, outer radius 2r. Good. cylinder is carrying cylinder is carrying uniformly distributed current. ये important है, cylinder is carrying uniformly distributed current, मतलब R से 2R तक जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। क्योंकि हमने स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे आपको बोला था, क्या बोला था आपको, कि करंट डेंसिटी वेरीज विद डिस्टेंस एज जे नॉट आर बाई ए। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी इज नॉट वेरिंग, इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब किसी भी सेक्शन से देखोगे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, तो यूनिफॉर्म करंट है। तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो यूनिफॉर्म करंट के लिए बता रहा हूँ। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P, एट अ डिस्टेंस 3r/2। तो सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पॉइंट P, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर विल बी। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन जिनको नहीं समझा वापस समझा देता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यू हैव समथिंग लाइक दिस। ऐसा आपका एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, समथिंग लाइक दैट, और ये बेसिकली कोएक्सियल है, तो एक्सिस दोनों का सेम है। यहाँ पे एक्सिस है, जो इनर रेडियस है वो r है, जो आउटर रेडियस है वो 2r है। तो इनर रेडियस इज r, आउटर रेडियस इज 2r। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज इन बिटवीन r एंड 2r। अब टेम्पररीली फॉर द टाइम बीइंग जो इनर रेडियस है ना, r इनर, उसको मैं a बोल रहा हूँ, और r आउटर उसको मैं b बोल रहा हूँ, और जहाँ पे तुमको फील्ड फाइंड करना है इसको स्मॉल r बोल देता हूँ। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लेना अभी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट रिमेंबर इट इज एप्लीकेबल अंडर टू कंडीशंस, यूनिफॉर्म करंट, नंबर टू द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट फील्ड इज बिटवीन दीज टू। गुड। तो उसके लिए आता है आपका फील्ड का फॉर्मूला μ0 I/2πr, μ0 I/2πr, r² minus a² upon b² minus a², where as I told you ये है इनर रेडियस, तो r² minus r in स्क्वायर, ये है आउटर रेडियस, तो इट इज r out माइनस r in स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी याद रख लेना, इट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अदरवाइज तुमको हमेशा इंटीग्रेट करके फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या करोगे अदरवाइज, पता है हमने किया था ना ये, वी हैव डन दिस। मैंने इसलिए बोला था वो जो एग्जांपल नंबर 21 था आपका स्टेट बोर्ड का, मैंने होमवर्क दिया इसलिए आपको, ये वही क्वेश्चन है ये। उसमें आपको यूनिफॉर्म चार्ज बोला है, और फिर यहाँ पे एक रिंग लेते हो, पहले रिंग के लिए कैलकुलेट करते हो, फिर सेंटर से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो। गुड। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। तो वी वांटेड टू फाइंड आउट बी। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया μ0 I/2π स्मॉल r। हमारे केस में जो स्मॉल r है वो 3r/2 है, इट इज 3r/2 फॉर आर केस। और हमारे केस में जो a है, r इनर है, वो कैपिटल R है, और r आउटर है 2r। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर यू हैव μ0 I/2π स्मॉल r इज 3r/2 फॉर अस, स्मॉल r स्क्वायर मतलब 3r/2 का स्क्वायर माइनस r² अपॉन r आउटर इज 2r स्क्वायर माइनस r²। गुड। तो ये और ये हो गया आपका कैंसल आउट। r² कॉमन निकाल लो, r² कॉमन निकाल लो, तो यू हैव b इक्वल्स टू, यू कैन टेक आउट r² कॉमन, इफ यू टेक आउट r² कॉमन, μ0 I, r² कॉमन आ गया,
नीचे था 3 पाई आर, 3 पाई आर, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 माइनस 1, 9/4 माइनस 1, 5/4 अपॉन 4 माइनस 1 मतलब कितना 3, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। एक भी गलती है तो आंसर गलत, कैंसिल कैंसिल। यू हैव बी इक्वल्स टू 5 म्यू 0 आर आई अपॉन हाउ मच, हाउ मच 36 पाई, 36 पाई। अच्छा एक आर 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 स्क्वायर, ये आर स्क्वायर नीचे से भी एक आएगा ना, इधर से भी कॉमन आएगा ना आर स्क्वायर, तो नीचे से भी एक आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, बेटर ऑफ। वहाँ से भी एक कॉमन आया, ये भी एक कैंसिल हो गया, तो नीचे आर बचेगा। ये आ गया आपका आंसर, 5 म्यू 0 आई अपॉन 36 पाई आर, डन। बट रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला नाउ। थोड़ा सा और लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज फॉर इनसाइड द वायर, एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर, इनसाइड द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical straight conductor carries a current vertically upwards. Vertical straight conductor carries a current vertically upwards. A point P lies to the east of it at a small distance, and another point Q lies to the west at the same distance. The magnetic field at P is greater than at Q, same as at Q, less than at Q, greater or less than at Q depending upon the strength of the current. सेम एज राइट ऑफ क्यू। क्यू ऐसा ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू रिमेंबर, अगर मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विच कैरीज अ स्टेडी करंट आई, एंड नाउ इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट पी टू द ईस्ट एंड द अदर पॉइंट क्यू टू द वेस्ट एट द सेम डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। पी पॉइंट पे फील्ड विल गो इनसाइड, क्यू पे विल बी आउटसाइड, तो बाकी तो सब सेम है, डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो फिर ऑफ कोर्स इफ डिस्टेंस इज सेम, करंट इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सेम। अगला क्वेश्चन, ये भी सॉल्व नहीं करना आपको। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर सेट पैरेलल टू ईच अदर, ईच कैरीज करंट आई, दोनों में करंट आई है, इसके लिए सॉल्व नहीं करना, क्योंकि दोनों में अगर करंट आई है, सेम करंट है, तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी इन द सेम डायरेक्शन, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2r, तो दोनों वायर का सेपरेशन 2r है। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम, मिडवे मतलब जो P पॉइंट है ये सेंटर में है, तो ये डिस्टेंस हो गया r, ये डिस्टेंस हो गया r, क्योंकि दोनों वायर्स में करंट की वैल्यू सेम थी, और वो जो मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो वो दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब पहला वायर, आई कॉल दिस एज फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर। फर्स्ट कंडक्टर का जो फील्ड है इट इज गोइंग इनसाइड, क्रॉस फील्ड है, तो जो B1 है, B1 ये क्रॉस है, क्रॉस गोइंग इनसाइड। लुक एट B2, इट इज डॉट फील्ड, क्योंकि फील्ड इज कमिंग आउटसाइड, तो B2 इज डॉट, बट B1 एंड B2 का मैग्नीट्यूड तो सेम था, तो एक का फील्ड आउटवर्ड जा रहा है, एक का इनवर्ड जा रहा है, टू इक्वल बट अपोजिट फील्ड्स विल कैंसल आउट ईच अदर, आंसर इज 0, डन। कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं, करंट सेम था, डायरेक्ट आंसर आ गया था। द मोमेंट यू रीड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, current 3 actually, current is same, the point is between these two conductors and the point is midpoint 0, करंट सेम था इसके लिए। और अगर अपोजिट करंट होता तो 0 नहीं होता फिर, क्योंकि अपोजिट करंट के लिए डायरेक्शन ऑफ बोथ विल बी सेम, तो ऐड होता, तो आंसर बता दो। व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू वन ऑफ देम, म्यू 0/4 पाई 2I/r, तो दो का मिला के कितना हो गया, म्यू 0/4 पाई 4I/r,
फोर फोर कैंसिल हो गया, तो म्यू जीरो बाय पाई आई बाय आर। तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, करंट भी सेम नहीं दिया होता, एक में 10 एम्पियर बोल दिया, एक में 5 एम्पियर बोल दिया, ऐसा भी होता है। तो अगर वैसा है तो आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन सेम है क्या, तो एक इनसाइड एक आउटसाइड, लेकिन जिसमें करंट ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसमें करंट कम है वो वीकर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो स्ट्रॉन्गर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो आएंगे ऐसे क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ पाई एम्पियर। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विच कैरीज करंट ऑफ पाई एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट will be 5 into 10 raised to minus 5 Weber per meter square at what distance from the wire। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बोला है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अभी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी 2-3 बार बोल दिया मैंने, म्यू जीरो बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 5 into 10 raised to minus 5, कितने करंट की वजह से हो रहा है, पाई एम्पियर, और आपको पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे होगा। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट ऑफ पाई एम्पियर, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज 5 into 10 raised to minus 5 ड्यू टू करंट पाई, बट एट व्हाट डिस्टेंस, तो आर फाइंड करना है आपको, और पाई की वैल्यू पाई है। डन, हो गया, खत्म, वन सा एंड टू सा, इट गोज हियर, इट गोज हियर। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, एक काम करो, आर को इधर लाओ, आर को यहाँ लाए, म्यू जीरो 5 into 2 10 और 10 raised to minus 5, तो कितना हो गया 10 raised to minus 4, और वो ऊपर गया तो कितना हो गया 10 raised to 4 म्यू जीरो मीटर, 10 raised to 4 म्यू जीरो मीटर, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना था आपको, डन। क्विक 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 क्विक, और ये सिंपल सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है। तो फास्ट फास्ट फास्ट, अगला क्वेश्चन, a wire carrying current I and other carrying current 2I in the same direction, produces a magnetic field B at the midpoint. What will be the field when 2I wire is switched off? A simple, good but simple। एक वायर है जिसमें करंट I है, एक दूसरा वायर है जिसमें करंट 2I है। तो इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2I, दिस इज सेकंड कंडक्टर, this wire is carrying current I, this is first conductor। इन दोनों के मिड पॉइंट पे, तो देयर सम पॉइंट P ओवर हियर एट द मिड पॉइंट। मैं काम करता हूँ, टोटल डिस्टेंस को मैं 2r मान लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस r हो गया और ये डिस्टेंस r हो गया। तो अब सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम, तो पहले यहाँ पे तुम केस 1 नेट फील्ड निकाल लो। केस 1 में करंट का डायरेक्शन सेम है, इंपॉर्टेंट सेम है। पहले का फील्ड अंदर की तरफ है, दूसरे का बाहर की तरफ है, बराबर। तो पहले का फील्ड B1 इज इनसाइड, मतलब क्रॉस होगा, क्रॉस। B2 का फील्ड इज आउटसाइड, मतलब क्या होगा, डॉट होगा, डॉट, इट इज आउटसाइड। तो नेट फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड होगा B1 माइनस B2, नहीं B2 माइनस B1, क्योंकि सेकेंड वायर में करंट ज़्यादा है, जिसमें करंट ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर तुमको डायरेक्शन नहीं पता होता ना तो मैं सीधा वेक्टर फॉर्म में लिखता, तो वेक्टर फॉर्म में लिखता प्लस लिखते हैं, फिर स्केलर फॉर्म में लिखना तब जब तुमको अच्छे से पता हो डायरेक्शन क्या है। तो स्केलर फॉर्म में तुमने डायरेक्ट लिख दिया नेट फील्ड, और इस नेट फील्ड का नाम B है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। व्हाट इज B2?
म्यू जीरो बाय 4 पाई टू आई बाय आर, लेकिन इधर करंट ही 2I है, तो 2 और एक करंट 2I, देन व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वन, माइनस म्यू जीरो बाय 4 पाई टू आई बाय आर, क्योंकि पहले में करंट आया था, कैपिटल आई स्मॉल आई जो भी लेटर यूज कर रहे होंगे वो डजंट रियली मैटर हियर। हाउ मच इज दिस, दो में से एक गया, बहुत सोचते हो, दो में से एक गया, तो म्यू जीरो बाय 4 पाई टू आई बाय, हाँ ये 2 था, उधर 2 नहीं था, तो दो में से एक गया, इतना बचा। ये केस 1 हो गया आपका। अभी केस 2 में बोला है, केस 2 में बोला है कि तुमने ना सेकेंड वायर को स्विच ऑफ कर दिया, वायर 2 इज स्विच ऑफ, मतलब नो करंट इज पासिंग थ्रू, तो जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड होगा वो होगा ओनली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन। And what is the current due to, what is the magnetic field of the first one? म्यू जीरो बाय 4 पाई टू आई बाय आर, उसी पॉइंट पे। तो तुमने देखा नेट फील्ड पहले केस का और नेट फील्ड सेकंड केस का क्या है, सेम है, सेम है, तो इक्वल टू बी आ गया, इक्वल टू बी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। So next type of question is an important type of question. इस पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो दे में आस्क यू ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सच टाइप, I'm not saying the same one. The magnetic field at the center of a coil of n turns, पहली बात तो n turns है, तो पहले तुम सिंगल टर्न का फील्ड निकालोगे, उसको n से मल्टीप्लाई करोगे। बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12, तो जो आपके पास कॉइल है वो स्क्वायर शेप का है विद साइड लेंथ 12 कैरिंग करंट I। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं वो समझ लो। Such type of questions, how to handle such questions is very easy, बहुत easy है, बट थोड़ा सा सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। So let's say you have a square, square of side length 12, तो जो लेंथ है वो 12 है, साइड लेंथ इज 12। आपको फाइंड करना है इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे क्या फाइंड करना है, इसके सेंटर पे आपको क्या फाइंड करना है, इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसके सेंटर पे फाइंड करना है। तो मैं सेंटर को मार्क डाउन कर लेता हूँ। मैं ऐसा इमेजिन करूंगा कि ये जो लूप है इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 4 पार्ट्स। अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे what is the field due to only one part, let us say AB, तो what is the field due to one part, ऐसा लिखेंगे हम at the center। और नंबर टू चारों पार्ट्स के लिए करंट तो सेम है, करंट इज सेम, करंट जो करंट आए यहाँ से पास हुआ वही करंट यहाँ से पास हुआ, वही करंट यहाँ से पास हुआ, वही करंट यहाँ से पास हुआ, तो हर एक पार्ट का फील्ड का वैल्यू तो सेम है। और अगर डायरेक्शन भी सेम आ गया तो हम लोग एक पार्ट का फील्ड निकाल के डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं, पर दो कंडीशंस थे। नंबर वन द वैल्यू ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड शुड बी सेम, वो तो सेम आएगा क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, करेक्ट। नंबर टू इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज ऑल्सो सेम। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले चेक कर लेना डायरेक्शन क्या है। लुक पार्ट 1 करंट इज गोइंग टू द राइट, राइट हैंड थंब रूल, थंब शुड पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स ऊपर के पॉइंट पे कमिंग आउट, कमिंग आउट, कमिंग आउट, कमिंग आउट एंड कमिंग आउट, डायरेक्शंस आर सेम। रिमेंबर ये पहले पार्ट का था, ये सेकंड पार्ट का था, मैं राइट हैंड ही यूज कर रहा हूँ और थंब हमेशा कहाँ है, करंट डायरेक्शन में। ये थर्ड पार्ट का है और ये फोर्थ पार्ट का है, तो ऑल द 4 पार्ट्स हैव द फील्ड, मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग द फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो हमारा काम कम हो गया इससे। अब किसी भी एक पार्ट का फील्ड फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले यू हैव टू नो दैट टू फाइंड आउट फील्ड यू ऑलवेज टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। Shortest distance is the perpendicular distance. Now let us call this as A. Now since side was 2L, this was 2L, this is how much? L. So this becomes A equal to L.
ये हो गया। सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा तुम्हारा, क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर नहीं है। डू नॉट ट्रीट इट एज इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है इन्फिनाइट तो स्क्वायर बनता क्यों? तो वो तो म्यू 0/4 पाई 2I/a वो लगाने की गलती मत करना इधर, तो किया तो गए काम से। तो डू नॉट डू दैट। इसको θ1 बोल देते हैं। वैसे स्क्वायर के लिए मैंने इसलिए बोला कि मैं जनरल केस बताने वाला हूँ। स्क्वायर के लिए θ1 और θ2 45 आएगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल होता तो मे बी एंगल शुड चेंज। तो अभी सिमेट्रिक सिचुएशन है, बोलोगे θ1 θ2 फाइंड कैसे करते हैं? कुछ नहीं, इजी टास्क है, वेरी इजी टास्क। हाउ टू फाइंड आउट θ1 एंड θ2? डू यू नो, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, दे आर एंगल बाइसेक्टर्स। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना, तो θ1 θ2 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 45। अब ड्यू टू वन साइड मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वन साइड का मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूँ, बस वो यूज कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड बी इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर? अगर याद होगा तो म्यू 0/4 पाई, हाँ टू 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 को फिलहाल साइड में रखो, I/a। तो म्यू 0/4 पाई I/a एज इट इज। इसके बाद यहाँ पे आएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। गुड, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट फॉर अ फाइनाइट लेंथ। और स्क्वायर के केस में θ1 θ2 कितना है? 45 है। तो आपको मिल जाएगा वन साइड का, फॉर वन साइड बी इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई I/a साइन 45 प्लस साइन 45। व्हाट इज साइन 45? 1/√2। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। तो देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई I/a 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। तो ये आ गया आपका म्यू 0/4 पाई I/L, क्योंकि a की वैल्यू L थी, 2/√2। तो ये हो गया आपका √2 म्यू 0I/4 पाई L। ये हो गया एक साइड का। देयरफॉर टोटल टोटल इज B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। और प्लस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या था? सेम था, इसलिए प्लस। डायरेक्शन सेम नहीं तो यू कैन नॉट डू प्लस। देन वेट, देन यू हैव, अच्छा टोटल करते वक्त एक चीज और याद रखना, ये तुमने निकाला एक सिंगल टर्न का, तो n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ टर्न से उसमें। तो देयरफॉर यू हैव b टोटल इक्वल्स टू, क्योंकि सिंस b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू b4 है, तो यू हैव n टाइम्स ऑफ 4b1। तो 4 इंटू n इंटू b1, व्हाट इज b1? √2 म्यू 0I/4 पाई L। 4 हो गया, कैंसल। तो आ गया आपके पास n √2 म्यू 0I, n √2 म्यू 0I अपॉन पाई L। ऑप्शन नंबर ए, वेरीफाई कर लो एक बार, होना चाहिए 11th ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस वन। अगला क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक दिस। A wire in the form of a square of side A, पीछे साइड 2L बोला था, यहाँ पे A बोला है, carries a current I. Then the magnetic induction at the center of the square wire is. Okay, तो अब पिछला वाला फॉर्मूला देख लो, क्या आया फाइनल? क्या आया ये? n √2 म्यू 0I/πL, बराबर। तो मैं पिछला ही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। वी विल नॉट सॉल्व दिस अगेन। अभी देखा हमने पिछला क्वेश्चन, वही सेम है। तो हमने अभी देखा कि पिछले क्वेश्चन में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ टर्न्स म्यू 0 √2 म्यू 0I/πL। वहां पे L आया था क्योंकि इस क्वेश्चन में साइड लेंथ 2L था, तो ये L आया। अभी के क्वेश्चन में A बोला है, तो ये कितना होगा? A/2। कितना होगा? A/2। तो यहाँ पे L के यहाँ पे क्या लिखोगे तुम?
a by 2, तो you will be writing a by 2 over here, a by 2, a by 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 टर्न ले लेना, 1, तो 1 टर्न ले लिया, ये गया ऊपर, तो आ गया आपका 2√2 म्यू 0 पाई अपॉन पाई, पाई को भी इन्होंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, ठीक है, 2√2 म्यू 0 आई अपॉन पाई ए, ऑप्शन नंबर सी। तो फुल फ्लैश मेथड भी करने जाओगे तो वही सब करना है, तो वाई शुड बी वेस्ट ऑल टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन और 11 क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाय द वे बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव यू अ ट्रिक नाउ। अब ऐसा करना, ऐसे याद रख लेना है इसको, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे, याद रख लेना। क्या याद रखोगे? n√2 म्यू 0 आई बाय पाई एल, वेयर एल इज हाफ साइड लेंथ, लेंथ का आधा, करेक्ट। अब इमेजिन आपको ऐसा बोला हो, अ स्क्वायर लूप विच 50 टर्न्स, चलो 100 कर लेते हैं, 100 टर्न्स, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, a square loop having 100 turn carries a current of 10 ampere. Find the magnitude of magnetic induction at the center of the square, at the center of the square, right? Given that the length of each side is 10 centimeter, n की वैल्यू 100, i की वैल्यू 10, 100 और 10 1000, कितना हो गया? 1000, 1000 कितना हो गया? 1000, याद रखना, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। L इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने तुमको 2L की वैल्यू बता दी 10, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो उस केस में यू विल हैव योर आंसर लाइक 1000, क्योंकि ये 100 था और वो 10 था। √2 म्यू 0 बाय पाई, म्यू 0 क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू तुमको 10 बताई, और ये वैल्यू तुमको मैंने 12 मैंने 10 सेंटीमीटर बताया, तो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10⁻2 मीटर हो गया। गुड 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 गुड, कैंसल कैंसल, ठीक है, 1 जा 2 जा, कर लो इसको। देन यू हैव 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 10⁻⁻7 -2 -5, और ये 2 -3, 8√2 10⁻⁻3, व्हाट इज √2? 1.414, 1.4 मान लो, व्हाट इज 14 8 जा, 140 में से 28 माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, 14 8 जा 112, कितना? 112, 112, तो 8 इंटू 1.4 इज 11.2, 11.2 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, दैट विल बी द आंसर। तो ऐसे इसको याद रखोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। So we'll now move to the next question, question number 13. A long straight wire carrying current of 30 ampere is placed in an external uniform field of induction 4 into 10⁻⁻4 टेस्ला। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, 30 एम्पियर करंट है, वो एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बता दी तुमको। The magnetic field is acting parallel to the direction of the current. तो जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल। The magnitude of the resultant magnetic induction at a point 2 centimeter away from the wire is. अब पहले तो क्वेश्चन में बोला गया, उसको अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट, उसमें से करंट है, मैं करंट को बोल देता हूँ लेट अस से आई, वो रखा गया है एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू आपको दे दी, कितनी 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 4 into 10⁻⁴, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इट इज एक्टिंग पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहला काम ये करना, एक्सटर्नल फील्ड ड्रॉ करना। ड्रॉ दिस एक्सटर्नल फील्ड, दिस एक्सटर्नल फील्ड, बी एक्सटर्नल, दिस इज बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल, राइट। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मतलब क्या? जो करंट कैरिंग वायर है वो खुद का भी तो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक्सटर्नल फील्ड और इसका खुद का फील्ड, उसका रिजल्टेंट।
अब मुझे बताओ ये पी पॉइंट पे, तो ये पी पॉइंट का डिस्टेंस तुमको बता दिया कितना है, कुछ 2 सेंटीमीटर है। पी पॉइंट पे करंट कैरिंग वायर का खुद का फील्ड कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या है? इनसाइड। क्या है? इनसाइड। इनसाइड मतलब या तो क्रॉस दिखा दो या एक काम ऐसा करो, यहाँ ड्रॉ करो और उसको बोलो इनसाइड। लेकिन रिमेंबर दिस इज ड्यू टू करंट, तो ये बी आ गया। और रिमेंबर दिस एंगल इज 90 क्योंकि दिस इज इनसाइड। इनसाइड तो बी इज गोइंग इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू बी एक्सटर्नल। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो दिस इज नेट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? What is the formula for resultant of two vectors? If I have a bar and b bar both are perpendicular, under root of a square plus b square, 2ab cos थीटा में थीटा तो 90 हो गया ना, तो यहाँ पे भी नेट फील्ड क्या आएगा? जल्दी बोलो क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस बी एक्सटर्नल का स्क्वायर। since B and B external are perpendicular 90 डिग्री पे है, उसमें से B एक्सटर्नल पता है, B फाइंड कर लो। और ये B फाइंड कैसे होता है? कैसे B फाइंड होता है? हाउ डू फाइंड आउट B? हाउ डू यू फाइंड आउट B? हाँ, म्यू 0 बाय 4 पाई, म्यू 0 बाय 4 पाई 2i बाय डिस्टेंस दैट इज r। तो म्यू 0 बाय 4 पाई तो पता हो गई, 10⁻⁻⁷। 2 into current is 30. Distance is 2 centimeter, or 2 into 10⁻²। Okay. Cancel. Good. आंसर आ गया आपका 5। क्यों 5? अगर मेरे पास रूट के अंदर दो टर्म्स के स्क्वायर का एडिशन है, उसमें से अगर एक का पहला नंबर 4 है तो पहला नंबर 4 है, और दूसरे का पहला नंबर 3 है क्योंकि पहला नंबर 3 है, तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो आंसर तो तुम्हारा सी आने वाला, तुम अभी भी चेक कर सकते हो, आंसर इज सी। फिर भी सॉल्व तो करेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 into 10⁻⁴ हुआ कि नहीं ऐसा? यस, टेस्ला। तो देयरफॉर यू हैव नेट फील्ड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 3 into 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 4 into 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर कॉमन निकाल के रूट के बाहर, तो इंटू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो 5 into 10⁻⁻⁴, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जोक इफ यू रिमेंबर फॉर्मूलाज। और मैंने आपको ये थ्योरी में ही करवा दिया था। मैंने आपको बोला था कि देखो अगर आर्क अगर 270 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 3 क्वार्टर्स, एक सर्कुलर लूप लिया था, सर्कुलर लूप का म्यू 0 बाय 4 पाई 2i है ना, भूल गए, वो भी भूल गए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं। अ करंट I एम्पियर फ्लोज इन सर्कुलर आर्क ऑफ वायर whose radius is capital R which subtends an angle of 3 pi by 2 written at its center। तो एंगल कितना बना रहा है R? 3 pi by 2। कहाँ पे? सेंटर पे। आपको क्या पूछा है? मैग्नेटिक इंडक्शन। डू यू रिमेंबर? यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क इज म्यू 0 by 4 pi I थीटा by R। याद है क्या फॉर्मूला? फिर इसी का मैंने तुमको बोला कि पूरा लूप बना तो थीटा इज 2 पाई 2 पाई, तो बन जाता है म्यू 0 बाय 2 पाई और 4 पाई का 2 बचता है, म्यू 0 बाय 2 आई बाय आर बचता है। फिर तुमको मैंने बोला था कि ये तो पूरे सर्कल का है, एक क्वार्टर का बताओ, तो उसका 1/4 करो, तो म्यू 0 बाय 2 आई बाय आर का 1/4 करो, तो म्यू 0 बाय 8 आई बाय आर, वो एक क्वार्टर का था, इधर 3 क्वार्टर है, तो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है ना आंसर में। वैसा नहीं जमा तो थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना थीटा डालोगे? 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 नहीं, 3 पाई बाय 2, तो म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 3 पाई बाय 2 हो गया आंसर। पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, यू हैव 3 म्यू 0 आई बाय 8 आर, ऑप्शन नंबर डी
खत्म, डन डन, सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। 15 number. Since it is a good question, I would want you to give it an attempt. So to solve such a question, you should take practically less than 10 seconds. वो 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है तुम्हारा। An equilateral triangle, L L L by 2 L by 2, L L L by 2 L by 2, equilateral triangle, हाँ याद रखना, L L L by 2 L by 2. An equilateral triangle is made by uniform wires, AB, BC, CA, AB, BC, CA. A current I enters at A, यहाँ पे करंट I आया, तो करंट I is entering at A. अब मैंने बोला था आपको कि रेजिस्टेंस सेम मान के चलो, तो ये I/2 करंट हो गया, ये I/2 करंट हो गया, ये I/2 ऐसा आया, ये I/2 ऐसा आया, फिर वो यहाँ से यहाँ आया I/2, फिर वो यहाँ से आया I/2, ये जो जंक्शन है, ये D पॉइंट जंक्शन है, जंक्शन पे वापस मर्ज हो गया और यहाँ पे करंट गया I. गुड, ओके। If the length of each side is L, the magnetic field B at the centroid O of the triangle S, answer is 0. क्यों? जितना फील्ड ए बी डी पार्ट जनरेट करेगा, या फिर तुम बोल सकते हो ए बी प्लस बी डी, उतना ही ए सी डी पार्ट जनरेट करेगा। लुक एट डायरेक्शन, राइट हैंड नंबर डायरेक्शन। ये जो ए बी पार्ट है उसका फील्ड आउटसाइड आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, आउटसाइड, कैसा आ रहा है, आउटसाइड, बराबर। और इसका इसका इनसाइड, तो इन दोनों का तो कैंसिल हो गया। और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस तुमको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम बनता है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स? नहीं यार, चेक करो, चेक करो, हर चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट बीडी पार्ट, बीडी पार्ट कमिंग आउटसाइड, एंड व्हाट अबाउट सीडी पार्ट गोइंग इनसाइड। खत्म, इन दोनों का कैंसिल हो गया, इन दोनों का कैंसिल हो गया, मतलब ए बी का ए सी का कैंसिल हो गया, बी डी का और सी डी का कैंसिल हो गया, तो नेट फील्ड इज 0। सॉल्व करने नहीं था, ओनली डायरेक्शंस। मैंने आपको बताया था ये, और जब मैं क्रैश कोर्स में वेक्टर्स पढ़ा रहा था, मैंने तब तुमको बोला था कि वेक्टर्स अभी स्टार्ट करने का एक पर्पज है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन के बिना काम ही नहीं होता। गुड, तो द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर दैट आई टेक हैज सम मीनिंग टू इट। कभी भी कुछ भी नहीं, वेक्टर्स पता होगा तो सॉल्व होगा। और 2 माइक्रोकूलम चार्ज moving around a circle with a frequency of 6.25 into 10 to 12 hertz produces a magnetic field of 6.28 Tesla, okay, at the center of the circle. The radius of the circle is, चलो ठीक है, तुमको मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ वो बता दिया एट द सेंटर ऑफ सर्कल, और आपको रेडियस पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट ड्यू टू अ करंट एट द सेंटर? फास्ट, अभी बताया था मैंने, 0/2 I by R. So you want to find out what? You want to find out radius. So to find out radius, you need to know the value of current. How do you know current? You know frequency. Very good. How much is frequency? 6.25 into 10 raised to 12 hertz. And you know what is the charge? Charge is 2 microcoulomb, or 10 raised to minus 6 coulomb. Correct? Okay. Good. Yes. आपको करंट फाइंड करना है। What is current? What is definition of current? Charge flowing per unit time. What is 1 upon time period? Frequency. So current is Q into frequency, QF. हो गया current, Q into F. Q is 2 into 10 raised to minus 6, and this is 6.25 into 10 raised to 12. So ये हो गया 6.25 का डबल. How much is that? 12.5 into 10 raised to कितना हो गया? 6. ये आ गया आपका करंट का वैल्यू। तो therefore you can use this formula B equals to mu0 by 2 I by R. B की वैल्यू 6.28 टेस्ला which is 2 pi, भूलना नहीं इसको, ये 2 pi है। mu0 कितना होता है? 4.2 10 raised to minus 7 by 2, और करंट कितना आया? 12.5 into 10 raised to 6 अपॉन रेडियस पूछा था, ठीक है। ये 6.28 is 2 pi, 6.28 is 2 pi. I'll write it over here itself. B is 6.28 Tesla, which is 2 pi.
2 पाई टेस्ला, 2 पाई, 1 जा 2 जा कैंसल कैंसल, गुड। आर को यहाँ लेके आ गए। हाउ मच इज दिस? 12.5 इंटू 10⁻⁻⁻1, तो 1.25 मीटर, 1.25 मीटर है क्या? 1.25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, motion of charged particle in magnetic field. Okay, a strong magnetic field is applied on a stationary electron. Then the electron moves in the direction of the field. The electron moves in opposite direction. The electron remains stationary. The electron starts spinning. Of course, electron remains stationary क्योंकि magnetic field does no work. मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तब लगाता है जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मूविंग हो, इसलिए मैंने तब बोला था, याद रखना, क्यू वी बार क्रॉस वी बार। चार्ज होना चाहिए, चार्ज मूविंग होना चाहिए। चार्ज स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करवा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अगर मूविंग चार्ज होता तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उसका पाथ को क्या कर देता? कर्व कर देता, तो रिमेन स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton or charged particle moving with velocity v is acted upon by electric field E and magnetic field B. The proton will move undeflected if. सही है, गुड। अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रहा है। हमने जो साइक्लोट्रॉन देखा था, साइक्लोट्रॉन में रिमेंबर साइक्लोट्रॉन में क्या था बता देता हूँ मैं तुमको, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। साइक्लोट्रॉन में क्या था? साइक्लोट्रॉन में हमारे पास 2 डी शेप हॉलो मेटालिक बॉक्सेस तो थे ही, वो तो थे ही। तो आपके पास 2 डी शेप हॉलो मेटालिक बॉक्सेस थे। इसके सेंटर में आपने रखा था सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन या एनी पार्टिकल, राइट। यहाँ था तुम्हारा, इन दोनों के बीच में था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तुमने यहाँ लगाया था हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट्स का, 10⁻⁷ हर्ट्ज का। रिमेंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा होता है, फ्लिप होता रहता है वो। इसका मतलब क्या, वो समझ लो। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो ऐसा या तो उल्टा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर था, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या थे? क्रॉस्ड फील्ड थे, परपेंडिकुलर थे। लेकिन जब यहां से अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन जस्ट इमिट हुआ, तो वो इनिशियली तो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करता है इनिशियली। इसका मतलब जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल था उस केस में। वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यस, लेकिन वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, याद रखना। वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज एबल टू एक्सेलरेट। तुम खुद सोचो ना, थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर नहीं समझ में आया ना तो लॉजिकली सोचा करो। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वन साइड पॉजिटिव, वन साइड नेगेटिव, यस और नो? यस। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव, मतलब एंटी पैरेलल। मतलब कम से कम वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया था? कर्वेचर दिया था, वो साइक्लोट्रॉन था। अब क्या बोला है? अब साइक्लोट्रॉन नहीं है, तो तुमको ये समझ में आना चाहिए अनडिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्शन मतलब क्या? सीधे पाथ से मुड़ना, दैट इज डिफ्लेक्शन। वो मुड़ा था कौन है? मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। हमको बोला अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब पता है क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड उसको कर्व देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने बैलेंस आउट कर दिया। मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है किसको? वेलोसिटी को। मतलब अगर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है। तो ऐसे केस में होता यह है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंसेस आउट force of electric field balances out force due to magnetic field. What is force of electric field? QE, और एक और होता है QVB। QQ
कैंसल कैंसल कैंसल, तो व्हाट इज v? e by v, v is e by v, e bar b bar and v bar are mutually perpendicular and v bar is e bar by v bar. ऑप्शन सी. सो दिस इज नॉट साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन के बारे में तुमने आज और एक नई चीज सीखी कि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू v, yes, to e also, but in this case these three are mutually perpendicular to each other. अगला क्वेश्चन. A beam of well collimated, what is the meaning of collimated? Focused. Focused. क्यों बताता हूं मैं. इवन बिफोर वी रीड दिस क्वेश्चन, अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वैसे कैथोड रेज तो नेगेटिव होते हैं, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स. इमेजिन एक पर्टिकुलर सोर्स में से सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. रिपेल करेंगे तो डाइवर्ज होंगे ना, क्योंकि दूर जाएंगे. अब मैं समहाउ इनको वापस से फोकस करता हूँ, एक ही बीम में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, उसको बोलते हैं कॉलिमेशन. So beam of well collimated cathode rays traveling with a speed of 5 to 10 raised to minus 1, 5 to 10 raised to 6 meter per second, enter a region of mutually perpendicular electric and magnetic fields and emerge undeviated from this region. If B is 0.02 Tesla, the magnitude of electric field will be. बताओ आंसर बताओ. अनडेविएटेड है, अनडेविएटेड है. v की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, e की वैल्यू पूछी. तो पिछले क्वेश्चन में किया क्या तुमने? फिर वही तो किया ना. v इक्वल्स टू e by b. व्हाट इज e? v into b. व्हाट इज v? 5 into 10 raised to 6. and how much is b? 0.02 मतलब 2 into 10 raised to minus 2. तो 10 10 raised to minus 2 10 raised to minus 1 और ये 10 raised to 5. न्यूटन पर कूलम होगा या फिर वोल्ट पर मीटर होगा, व्हाटएवर इट इज, वोल्ट पर मीटर है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. डन, दैट्स इट. अनडिवाइडेड था ना इसके लिए. ओके, सो फिर बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट सेशन.